नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.01 mm if the pitch is increased by 75% and number of divisions on the circular scale is reduced by 50%, then the new list count will be। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होंगी वो हमें बतानी है। सबसे पहले जो स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। और इनिशियली हमें स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो उन्होंने दिया है 0.01 mm। अब हमें नया लिस्ट काउंट निकालना है, तो इसे मैं एल से डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो नया लिस्ट काउंट कब? जब पिच जो है ये 75% बढ़ेगा। 75% मतलब कितना होगा? ये होगा 3p/4। सही है। और जो नंबर ऑफ डिविजन है उस सर्कुलर स्केल पे ही वो घट रहे हैं, कितने से? 50% से। मतलब पहले सी था तो अब घटेगा, माइनस कर देंगे। 50% मीन्स c/2। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो। ये होगा 7p/4 और ये होगा c/2। इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7p/4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई सी। सही, तो ये 2 2 जा 4 बचेगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7/2 इंटू पी अपॉन सी। लेकिन पी अपॉन सी मतलब कौन है? लिस्ट काउंट है, जो किसके बराबर है? 0.01 mm के बराबर है। इसका मतलब मैं यहाँ पर 7/2 मीन्स 3.5 लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁻²। इसका मतलब ही क्या होगा? 10⁻⁻² mm। तो आंसर जो है यहाँ पे 10⁻⁻³ दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 35 इंटू 10⁻⁻³ mm। इसका मतलब इस जगह पे जो वैल्यू होंगी वो होंगी 35। क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर exists in a square loop of side 1/√2 meter. Then the magnitude of the magnetic field B at the center of the square loop will be P into 10⁻⁻6 Tesla, where the value of P is। देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर लूप दिया गया है। मान लेते हैं ए एक स्क्वायर लूप है, ए बी सी डी, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर। साथ ही साथ इसकी साइड हमें पता है, साइड जो हमें दी गई है यह है 1/√2 मीटर। और इस करंट की वजह से इस स्क्वायर लूप का जो सेंटर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे वो कितने होंगे? सबसे पहले आप लोग इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन चेक कर सकते हो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरह से अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये कर्ल फिंगर इनवर्ड जाते हुए दिखाई दे रही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है। यहाँ पे चेक करो B to C, इस तरह से, यहाँ पर भी इनवर्ड ही है। या फिर यहाँ पे चेक करो C to D, इस तरह से, यहाँ पर भी इनवर्ड है। या फिर D to E भी आप लोग चेक कर सकते हो, इस तरह से, ये भी इनवर्ड है। तो इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, ए से लेके बी तक या फिर बी से लेके सी तक एक सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने अगर इस सेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली तो बाकी जगह पे भी उतनी होंगी, तो एक का निकाल लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे कि इसमें करंट जो है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से डी इतनी दूरी पे एक पॉइंट हमने लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ये है θ1 और ये जो एंगल है ये है एंगल θ। तो अगर मुझे उस पॉइंट पर, जैसे कि ये पी पॉइंट मान लेते हैं, इस पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी रहेगी तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है B इज इक्वल्स टू μ0I डिवाइडेड बाय 4πD इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास। अब डी कौन सा है? डी मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो तुम इसे इसके साथ कोरिलेट कर सकते हो। देखो, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो डी रहेगा। तो ये डी कितना होगा? साइड कितनी है? 1/√2, ये उसका हाफ होगा, उसका भी हाफ कर दो फिर, तो ये बन जाएगा 1/2√2। सही है। और ये वाला जो एंगल है ये 90 होगा, ये वाला एंगल 45 बनेगा, तो ये भी कितना होगा? ये 45 होगा, और ये वाला भी एंगल 45 होगा। तो θ1 और θ2 जो है वो 45 डिग्री होने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने होंगे? चलो बीसी के लिए निकाल लेते हैं। सो बी इज इक्वल्स टू μ0 इंटू आई इज 5 अपॉन 4πD। डी कितना है? जो कि है 1/2√2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, सो 1/√2 प्लस 1/√2 ये आ जाएगा 2/√2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते,
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 5 म्यू नॉट इंटू, इसको ऊपर भेज दो, ये होगा 2√2 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू, अब ये 2/√2 है, तो 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो एक √2 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ एक √2। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, तो ये जो है ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिलेगा क्या 5 म्यू नॉट अपॉन 5। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड इस फर्स्ट सेक्शन से बनेगी। तो मुझे सबके लिए चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, इसे कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो ये होगा 20 अपॉन 5 इंटू म्यू नॉट, अब म्यू नॉट की वैल्यू रख दो, तो ये होगा 20 अपॉन 5 इंटू म्यू नॉट कितना है, ये है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो ये एक पाई जो है इस पाई के साथ कैंसिल होगा और हमें मिलेगा 80 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास होगी, लेकिन जो यहाँ पर आंसर है देखो, वो 10⁻⁻6 के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ पे इस तरह से इसे लिखेंगे, फिर 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, मतलब तुम अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे तो P की जगह पे क्या आना चाहिए, P की जगह पे आना चाहिए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर लूप ऑफ साइड्स A इज इक्वल्स टू 1 मीटर is held normally in front of a point charge q is equal to 1 coulomb, the flux of the electric field through the shaded region। अब इसमें shaded region मैंने जो नंबरिंग दी है देखो यहाँ पे 1 2 3, मतलब ये वाला पोर्शन हाफ, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा शेडेड रीजन में से, ये दिया गया है 5/p इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ये जो p है इसकी वैल्यू कितनी है वो पूछी गई है। क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक भी थी। इस चार्ज का जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से, ये a/2 था, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की बात करें, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, टोटल। तो ऐसे इसके अंदर कितने कितने साइड्स होंगे, इसके इसके जो साइड्स होंगे देखो टोटल, वो होंगे 6 साइड्स। सही है, इसके जो साइड्स होंगे देखो, एक तरह का ये साइड होगा, एक इस साइड में होगा, ऐसे 2 होंगे और ये ऐसे 2 होंगे, तो ऐसे 6 साइड्स जो है ये इस स्क्वायर लूप को होंगे। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसके लिए फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसमें से अगर मुझे सिर्फ एक ही साइड में से लेना हो, जैसे कभी यहाँ पे ये एक ही साइड है, तो एक साइड से अगर लेना हो, एक सरफेस से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से वैल्यू निकालनी हो, तो टोटल के लिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। 6 फेसेस है, तो एक फेस में से ये बनेगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 से डिवाइड कर देंगे उसको। लेकिन ये जो एक सरफेस है देखो, ये इसके भी 4 कंपार्टमेंट्स इन्होंने बना दिए, इसके भी एक 4 पार्ट्स इन्होंने बना दिए। तो सबसे पहले हम इस सिंगल पार्ट के लिए देखते हैं कि कितना, ये जो थर्ड है इसके लिए चेक कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे भी फिर से हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, सो 1/4 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इतना ये जो थर्ड है, ये वाला रीजन जो देख रहे हो, इसके लिए जो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो अपने लिए बन जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। 3 के लिए इतना ही होगा, 2 के लिए भी उतना ही होगा, लेकिन ये 1 के लिए देखो, ये 1 अब इतना ही है, उसका भी हाफ है। सही है, तो उसके लिए कितना होगा, उसके लिए Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, उसका क्या कर देंगे फिर से, हाफ कर देंगे, तो ये हमें मिलेगा Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। समझे? अब तीनों को ऐड कर दो। इसके लिए कितना था, ये था Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, प्लस सेकंड के लिए कितना है, उतना ही है, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, प्लस और इस हाथ के लिए कितना होगा, Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एलसीएम ले लो 48, तो ये होगा 2Q प्लस 2Q प्लस Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 5Q अपॉन 48 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 5 अपॉन 48 इंटू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो क्या दिया हुआ है, 5 अपॉन P मीन्स 5 अपॉन 48, मतलब इस P का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो 48 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस
is increased by 50 degrees Celsius at constant pressure. The total heat added and changes in internal energy are E1 and E2 respectively. So E1 upon E2 is equal to x upon 9. तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो पूछी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे हमें रेशो दिया गया है या फिर पूछा गया है वो किसका है? वो है टोटल हीट एडेड और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा यू की वो बात कर रहे हैं। सही है? तो डेल्टा क्यू जो होगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए ये क्या होता है? ये होता है एन इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा यू क्या होता है? ये होता है एन इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। तो यहां से हमें मिलेगा सीपी अपॉन सीवी। और सीपी अपॉन सीवी मतलब एडियामेट्रिक रेशो जो कि गामा के बराबर होता है। और गामा इज इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं जो कि होगा 1/2/f के बराबर। और अगर आप लोगों को मोनो एटॉमिक गैस पता होगा तो उसके लिए गामा की जो वैल्यू होती है वो 5/3 होती है। ये पता होगा तो ठीक है। या फिर मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 ली जाती है। ये तो भी पता होना चाहिए। सो 1/1+2/3 करेंगे तो हमें यहाँ पर ये 5/3 मिल जाएगा। सही, वही तो E1/E2 है, ठीक है। सो E1/E2 इज इक्वल्स टू, अभी मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 9 चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा 15/9। इसका मतलब यहाँ पर x जो होगा वो 15 के बराबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओहम इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लेते हैं एक वायर है और इसका जो रेजिस्टेंस हमें दिया गया है ये 9 ओहम है एंड दैट इज बेंड टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो वायर हमें दी गई थी, मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो यल है और इसी से हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा? इसमें जो साइड्स होंगी वो सेम ही होंगी। सही है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसका इससे क्या करा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया इस तरह से। तो अब इक्विलैटरल होगा तो लेंथ तीनों की भी सेम ही होंगी। तो टोटल लेंथ अगर एल होंगी तो इतना जो पार्ट है इसकी कितनी बनेगी? ये होंगी L/3, इसकी भी होंगी L/3 और इसकी भी होंगी L/3। और रेजिस्टेंस और लेंथ जो होते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए ये जो 9 ओहम है ये भी 3 जगह पे स्प्लिट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 3 ओहम, यहाँ पर जो होगा वो होगा 3 ओहम और यहाँ पर भी होगा 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे बन रहा है ये जंक्शन। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये दोनों जो है वो सीरीज में आ जाएंगे और उसके साथ ये जो है ये वो पैरेलल में आ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 3 + 3 6, क्योंकि दोनों सीरीज में। तो ये होगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3 इज 9। तो हमें मिलेगा यहाँ पर 18/9 मीन्स 2 ओहम जो है ये इसका सही आंसर होगा। तो 2 ओहम इज द करेक्ट आंसर।